बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में वफाकी काबीना का पहला इजलास हुआ, जिसमें काबीना के अरकान शामिल थे। इन्हें मुल्की मईशत और दीगर अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये जो काबीना है इसमें तजर्बाकार अफराद शामिल हैं और नए चेहरे भी इसमें मौजूद हैं, और उन्होंने इसको मुल्क की तारीख के एक वसी तर इतिहाद की काबीना के तौर पे कहा कि उसकी अक्कास है, और वॉर कैबिनेट भी कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत जो उनकी हुकूमत है उनका जो मरकज़ है और जो कारकर्दगी का महवर है वो गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई पर काबू पाना है। उन्होंने कहा कि सियासी पसंद नापसंद से बालातर होकर 22 करोड़ आवाम के लिए काम करना है। वफाकी काबीना में जो फैसले किए गए उस हवाले से फिर ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा और वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया उन्होंने कि उनका मकसद ये है, आज की काबीना में जो शहबाज शरीफ साहब ने रमज़ान पैकेज के तहत चीनी और आटा की कीमतों में कमी का ऐलान किया था उसकी मंजूरी दी गई। जो 10 किलो आटा का थैला 550 से 400 रुपये कर दिया है और चीनी 75 रुपये फ़ी किलो से 70 रुपये कर दी गई है। इसके साथ साथ डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो मुआशी कारकर्दगी थी उसका अहाता किया, बल्कि तकाबुल किया जो मुशर्रफ नवाज़ की साबका दौर हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ थीं और जो मुआशी फिगर्स थी। उन्होंने बताया कि PTI की हुकूमत ने 3, 3.5, 4 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्जा लिया, और जबकि उन्होंने कहा 1947 से 2018 तक 25,000 अरब रुपए का कर्जा लिया गया था। फिर उन्होंने कहा महंगाई की शरह डबल डिजिट में और मालियाती खसारा बहुत ज़्यादा है। एक तो इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे और ये जो इकनॉमिक चैलेंज है इस पर ज़रूर बात की जाएगी, क्योंकि PTI वाले भी ये कह रहे थे कि जी हमने मईशत में बेहतरी लाई, जबकि मौजूदा नई हुकूमत का कहना है कि बहुत ज़्यादा मुआशी अबतरी हुई। दूसरा, मैं एक इंटरेस्टिंग खबर है, वैसे तो इंपॉर्टेंट है लेकिन उसका एक पहलू बड़ा दिलचस्प है, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अमरीकी कांग्रेस पर्सन रुकन है इल्हान उमर साहिबा, बहुत मारूफ डेमोक्रेट, कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मेंबर है, दौरे पाकिस्तान के सिलसिले में इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उनकी अहम मुलाकातें हुई, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से हुई, स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब से हुई और वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा से हुई। लेकिन दिलचस्प पहलू है कि उनकी मुलाकात चेयरमैन PTI और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी हुई, और उसमें बताया गया कि इस्लामोफोबिया और दीगर मौज़ूआत जो हैं ज़ेर बहस है, और ये तस्वीर खुद डॉक्टर शीन मज़ारी साहबा ने भी शेयर की। लेकिन जो मौजूदा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है उस पर इसलिए दिलचस्पी इस पर ज़्यादा का इज़हार किया जा रहा है, बिलख़ुसूस सोशल मीडिया पे, क्योंकि खुद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी जो मुंतखब हुकूमत थी वो अमरीकी साजिश के तहत ख़त्म की गई, जो रजीम चेंज हुआ है। तो ये आज बड़ा एक दिलचस्प तबसरा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से आया कि ये जो मुलाकात थी ये साजिश थी या मदाखलत। तो इस हवाले से भी ज़रूर हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस है, उसमें कहा गया है कि साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो उनके तहफ़ जो उन्होंने लिए हैं वो इन्फॉर्मेशन को पब्लिक किया जाए। 3 नुमाइंदा डिस्पैनलिस्ट मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमारे साथ DSNG लिंक पर मौजूद हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है सेनेटर राना मकबूल साहब, PMLN से आपका ताल्लुक है, आपके हम निहायत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं। और बजरिया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, नोटेड एनालिस्ट, कॉलमिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट, उनका बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। मैं जो गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, इकोनॉमी साबका हुकूमत जो थी PTI वो भी ये उनका कहना था, हर इजलास में वो कहते थे कि हम महंगाई को काबू पाने के लिए इकदाम कर रहे हैं, और साबिक़ वज़ीर आज़म कहते थे कि उनको इस बात का इदराक भी और कोशिश भी है। लेकिन आज जब वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उसके बाद जो हमारे साथ एक चार्ट भी शेयर किया, मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब अगर दिखाएं हमारे व्यूअर्स को कि जो तकाबुल है 2017-18 और 2020-21 का, उसमें बहुत फ़र्क है। शरह नमू जो छोड़ के गए थे PMLN ने कहा वो 6% थी, उनका बहुत नीचे आई, 1.9 पे आई, 0.0 पे आई, और अब 4% का बताया जा रहा है। मालियाती खजारे में इजाफा हो गया है। तो मैं आप ये बल्कि ये हम आप व्यूअर्स के साथ शेयर भी कर रहे हैं, ये जो आज बताया गया है फेडरल कैबिनेट के बाद कि ये कंपैरिजन ड्रॉ किया गया है, और आप देख सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन। तो मैं आपसे जानूंगा डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, वेयर वी स्टैंड टुडे, आज भी हम उतने ही वनरेबल हैं इकोनॉमिकली जो हम 2018 में जब PTI की गवर्नमेंट आई थी और जब वो कह रहे थे, तासुर दे रहे थे या कह रहे थे कि हम बहुत वनरेबल हैं, उसमें इजाफा हुआ है, कमी वाकया हुई है? डॉक्टर साहब।
देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि पीटीआई वाले जो हमें अपने अदाद-ओ-शुमार दिखाते हैं, वो सिर्फ उनकी जो फेवर में जा रहे होते हैं वो पब्लिक के सामने रखे जाते हैं, और पीएमएलएन की तरफ से जो अदाद-ओ-शुमार सामने आते हैं उनमें जो पीएमएलएन की फेवर में जा रहे हैं, और जो कोई एक आधा फेवर में पीटीआई की चला जाता है उसको सामने नहीं रखा जाता या छुपा लिया जाता है। बड़ी तस्वीर क्या है सर? बड़ी तस्वीर जी, बड़ी तस्वीर ये है कि पीएमएलएन की हुकूमत जाते जाते कोई अच्छे माशी इशारे छोड़ के नहीं जा रही। उस वक्त करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है, खसारा है, वो 19-20 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। फिर जब पीटीआई की पास हुकूमत आई तो उन्होंने तो मईशत की कश्ती आप समझिए कि बिल्कुल ही डुबो दी, और जो हाल महंगाई का रहा, अगर पीएमएलएन के दौरान वो 3-4% की महंगाई थी, वो कहीं 10-11-12% पे पहुंच गई। इसी तरह जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है, अब सबसे बड़ा चैलेंज जो हुकूमत के लिए है, मैं समझता हूँ, वो हुकूमती रिजर्व हैं, वो स्टेट बैंक के रिजर्व हैं, और वो जितनी तेजी से गिर रहे हैं, यानी कि पिछले सिर्फ 4 हफ्तों में वो तकरीबन 5 अरब डॉलर गिर गए। अब वो रह गए हैं 10.8 अरब डॉलर। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। ये जब छोड़कर गए तो ये बताते हैं हम 22 अरब डॉलर छोड़ के गए थे। पीटीआई वालों का ये कहना और दावा है कि 22 अरब डॉलर छोड़ के गए थे। आप कह रहे हैं 10 अरब डॉलर रह जाएंगे, और 5 अरब डॉलर, तो ये 22 नहीं थे इसका मतलब? जी, देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो स्टेट बैंक की वेबसाइट बता रही है, आप खुद जाके देख सकते हैं। पीटीआई को एक बहुत बड़ा क्रेडिट ये जाता है कि वो अपना एक बयानिया झूठ की बुनियाद पे बना लेते हैं, और उसके बाद उसको 100 दफा रिपीट किया जाता है, इस उम्मीद से कि अगर झूठ को 100 दफा रिपीट आए तो शायद वो सच बन जाएगा। फिर उसको वायरल किया जाता है, और फिर ये जो 22 अरब डॉलर की आप फिगर बता रहे हैं, ये नतीजा उसी वायरल की जो एफर्ट है उसका नतीजा है। असल में 10.8 अरब डॉलर पड़े हैं, और अगर आप उनको और गौर से देखना चाहते हैं तो उसमें से तकरीबन 4 अरब डॉलर जो है वो चाइना की तरफ से कर्जा है, कोई 3 अरब डॉलर का सऊदी अरेबिया की तरफ से कर्जा है, कोई 2 अरब डॉलर का यूएई की तरफ से कर्जा है। तो ये वो कर्जा जात हैं जो हमने वादा किया था कि वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अच्छा, तो जो सिचुएशन है वो बहुत ही खतरनाक है। अगले 3 महीनों में तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना है, और अगले 3 महीनों में कोई 6 से 7 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा आने वाला है। तो अगर अगले 3 महीनों में हम 8 से 10 अरब डॉलर कहीं से इकट्ठा नहीं कर पाते, तो फिर आप समझिए कि जो कुछ श्रीलंका में सामने आ रहा है, खदशा इस चीज का है कि हम उसी सिमत में बढ़ रहे हैं। अल्लाह खैर करे। चलें, आप दोबारा लौट के आऊँगा। डॉक्टर साहब, सर वो तो बहुत ही एक भयानक सिचुएशन जो है वो पेश की है डॉक्टर फरोज साहब ने, और उनका फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और वैसे वो गुफ्तगू अक्सर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे करते हैं। तो आप लोग तो 22 अरब डॉलर कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि 10.8 अरब डॉलर जो है वो इस वक्त रिजर्व है, इस वक्त है जी, ठीक है, इस वक्त। तो इनको अब हुकूमत में है, तो अभी जुमा 8 दिन हुए। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो देखिए, होता ये है कि जैसे उन्होंने कहा और बहुत सही बात की कि जो फाइनेंस वाले लोग होते हैं ना, ये फिगर्स को बड़े मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। कभी ये परसेंटेज को देखते हैं, कभी ये डॉलर्स को देखेंगे, कभी ये रुपीस को देखेंगे। जैसे वो मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि ये इतने अरब रुपए का कर्जा 20,000 अरब लिया आप लोगों ने। 20,000 अरब लिया है एट द रेट ऑफ हाउ मेनी डॉलर्स, हाउ मेनी रुपीस पर डॉलर। अगर आप उसी, लेट्स से मैं आपको कहता हूँ मेरे पास 1 करोड़ 85 लाख रुपए हैं, ठीक है, वो 1 लाख डॉलर बन जाएगा। अगर मेरे पास 1 करोड़ 50 लाख रुपए होते आज से 7 साल पहले, 6 साल पहले, तो वो 1.5 लाख डॉलर हो जाते हैं। तो डॉलर और वो रुपी की जो रेशियो है, नहीं, उसमें फर्क है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये और शुरू से आप देखें तो सारी चीज होती है। अब आपने जो चार्ट्स दिखाएं, आपने दिखाएं पीएमएलएन के 17 नहीं 17, देखिए ना, आपको दिखाना चाहिए कि जब वो 13 में आए थे उस वक्त इन्फ्लेशन क्या था, ठीक है, और या उनका जीडीपी ग्रोथ क्या थी। जब वो गए हैं तो उन्होंने उसमें कितनी बेहतरी की, परसेंटेज बेहतरी की, ठीक है। हम लोग जब आए, हमने देखिए, जब आप किसी जगह पे जाते हैं, आप अपना किसी जगह को रेनोवेट करना चाहते हैं तो आप पहले माइनस में जाते हैं। तो पहले साल हम माइनस में गए, हम लोग वो छोड़ के गए, लेट्स से 6 छोड़ कर गए, तो हम 6 से पीछे गए 1 पे,
ठीक है, क्योंकि हमने चीजों को रेनोवेट करना था, उसको चेंज करना था। जब आप चेंज करते हैं तो शुरू में माइनस जाते ही जाते हैं, फिर उसके बाद अगले 2 साल में, 1 साल तो हम माइनस चले गए ना, अगले 2 साल में हम माइनस से 21 के एंड पर हम 5 तक चले गए। 4 कह रहे हैं, अभी 4 है ना, Okay. 21 के एंड में। पिछले 4-5 महीनों से तो ये सारे मसले शुरू हो रहे हैं, तो उस वजह से थोड़े अच्छा। अब इसमें आई एम श्योर फारूक साहब वुड बेल मी आउट। ये मुझे बता दें, जब ये जो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, हम 4% से 10% पे चले गए, कितनी परसेंटेज इसकी इंप्रूव वो ज्यादा हुई है? 2 टाइम्स बढ़ गई है, Obviously. 2 टाइम्स बढ़ गई है ना, ठीक है। उसका impact लोगों पे बड़ा आता है। सबर ना, इसी दौरान में बाकी मुल्कों की इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी है? अमेरिका 1% से 7% पे चला गया, कितने टाइम्स उसकी इंक्रीज हुई है? 6 पर टाइम्स। कैपिटा इनकम में बड़ा फर्क सर है देखिए, डॉक्टर साहब। होल्ड ऑन, मेरी जेब और एक अमेरिकी की जेब की सलाहियत में बड़ा फर्क है। उनमें रहने के भी, वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज्यादा है ना। आप जब वहां की बात करते हैं तो अर्निंग्स cost of- भी ज्यादा है ना। हर चीज उनकी बेहतर है। उनमें कोई बंदा जो जेल के अंदर बैठा हो, जिसका घर जेल हो, उसको आप गवर्नर नहीं लगा सकते। वहां पे अगर किसी के ऊपर केस हो तो वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो यहाँ और पर सर जी बात सुने ना, जब आप अमेरिका की मिसाल देते हैं तो सारी चीजें अमेरिकी की करें ना। आप यहां से एक चीज उठा रहे हैं, आजकल तो आप लोग एंटी अमेरिकन वेव पे चल रहे हैं ना। मैं एंटी अमेरिकन हम नहीं है, होल्ड ऑन, वी आर नॉट एंटी अमेरिकन, दिस इज वेरी रॉन्ग नैरेटिव। हम लोग ये कहते हैं कि हमारे काम अमेरिकी के साजिश को कैसे ताबीर किया जाए? देखिए, आप कहते हैं अमेरिकी साजिश के तहत आपकी हुकूमत चेंज की, तो आप एंटी अमेरिकन है ना सर? देखिए नहीं, हम ये नहीं कहते कि हम एंटी अमेरिकन है। हम उनको कहते हैं कि देखो, तुम हमारे दोस्तों, हमारे अंदरूनी मामलात हैं, उनमें तुम दखल अंदाजी मत आई करो। होप कि इल्हान उमर साहब को ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से अच्छा, कन्वे किया होगा। एक मिनट है जाए। इल्हान उमर साहिबा जो आई जो थी ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए आई थी, वो इस्लामोफोबिया है। प्लीज डू नॉट मिक्स दैट थिंग, क्योंकि ये इस्लामोफोबिया, हम लोग जो एज अ मुसलमान हैं, हम अपने आप को ही इसको गलत करके अपने आप को ही खराब कर रहे हैं। वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है, उनसे इसलिए मिलिए, ही इज द ओनली लीडर हु एक्चुअली वेंट ऑन एंड लेड द वर्ल्ड अगेंस्ट इस्लामोफोबिया। गुफ्तगू मुलाकात बात तो की जानी चाहिए। जब पूरी क्यों करे, हम अपने टॉपिक पे रहेंगे। और यही शीरीन मजारी ने अपने ट्वीट में कहा है। कैफियत आप लोगों ने बर्पा की है कि अमेरिकी साजिश के तहत हुकूमत हटी है। सुने, फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट शी इज पार्ट ऑफ द पार्टी, डेमोक्रेट है। जो मर्जी हो ना, देखो अब आप जो है पीटीआई के सेनेटर हैं, मैं तो आपसे पीटीआई की सरकार भी जो रही उसकी पॉलिसी की पूछूंगा मैं ना। उसकी, हो सकता है मैं पीटीआई की इस बास पॉलिसी से मैं एग्री ना करता हूं, एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी से एग्री ना करता हूं। अच्छा। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती है, पार्टी की अपनी पॉलिसीज होती है। बास दफा बास चीजों पे आप नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर सो मेनी आपने जो कंस्ट्रेंट्स। अमेरिका के रुख मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछ के फिर सेनेटर साहब, आप माजरत फिर मैं आपके साथ हूं। डॉक्टर फरूख साहब, ये जो सर कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है कि आलमी सतह पे महंगाई हुई है, और मैं एग्री करता हूं पार्शियली डॉक्टर हुमायूं साहब से, बहुत महंगाई हुई है अमेरिका में, यूके में फूड बास्केट की कीमत बहुत बड़ी है। क्या तकाबुल किया जा सकता है कि अमेरिका की जो महंगाई और पाकिस्तान की, और इंपैक्ट कितना फर्क होता है? सर इस वाले जरा इख्तिसार से बताएगा, फिर मैं राना मकबूल साहब के पास जाऊंगा। फरूख साहब, देखिए, 2 बातें हैं अनवर, 2 बातें। पहली बात तो ये है कि जो 193 ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स, उनकी जो एवरेज इन्फ्लेशन पिछले साल आई है वो 3.5% की आई। 3.5? हमारे यहाँ पर 3.5% की एवरेज है, ग्लोबल एवरेज जिसको कहते हैं। उसके मुकाबले में हमारे यहाँ जो फूड इन्फ्लेशन आ रही थी वो तकरीबन 13-13.5% पे जा रही। तो इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई दुनिया भर में आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो दुनिया की एवरेज से 3 से 4 गुना ज्यादा है। अच्छा, दूसरी चीज एक वाजे कर दूं, देखिए ये बहस करना कि करंट अकाउंट डेफिसिट किसका कम है किसका ज्यादा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है, ये मईशतदानों का काम। ये 4 मईशतदान आपस में बैठ जाएं और इसके ऊपर बहस शुरू कर दें। आम आदमी की मईशत जो है वो 4 चीजों की है पाकिस्तान के अंदर जी। वो देखता है कि आटे की कीमत क्या है, आज से 3 साल पहले 4 साल पहले जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो क्या थी, आज चीनी की कीमत क्या है, आज मेरा बिजली का बिल जो महीने के बाद आएगा वो कितने रुपए फी यूनिट आएगा, उसका ताल्लुक करंट अकाउंट डेफिसिट से और अमेरिका में इन्फ्लेशन क्या है और इंडिया में है या नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं। तो ये 4 चीजें जो पाकिस्तानियों की मईशत है उसके ऊपर अगर आप गौर कर लें तो 2018 में आटा तकरीबन 35 रुपए किलो बिक रहा था, फिर ये 70, 75, 80 रुपए तक पहुंच गया। तो 3 साल में 100% इजाफा हुआ है आटे की कीमत में। इसी तरह चीनी की कीमत जो 55 रुपए किलो थी वो 100, 110, 120 तक चली गई, उसमें 100% इजाफा हुआ।
मेरे घर में जो बिजली का बिल आता था आज से 3 साढ़े 3 साल पहले, वो 11 रुपए का यूनिट था। मैंने जो पिछले हफ्ते अपने बिजली का बिल पे किया है वो 28 रुपए यूनिट है। जी। अब आप सोचिए कि ये दो धारी तलवार चली है कि मेरी चीजें जो मैं खरीदता था वो तकरीबन 100% उसमें इजाफा हो गया, और इन 3 सालों के दौरान जो मेरी आमदन है, औसतन आमदन, वो मुसलसल 3 साल गिरी है। तो पाकिस्तानियों के ऊपर तो दो धारी तलवार चल गई। ठीक, आपने जी आपने उसका बड़ा एक जबरदस्त अंदाज में एक पर्सपेक्टिव दिया है। सेनेटर साहब, राना मकबूल साहब, सर बताइएगा, कैबिनेट आज उनकी पहली मीटिंग थी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा ये वॉर कैबिनेट है और उन्होंने वॉर फुटिंग्स पे आप लोगों ने काम करना है, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और जो हमारी मुआशी सूरत हाल है। तो सर मुख्तलिफुल ख्याल काबीना है, आप समझते हैं अपने तजर्बे की रोशनी में कि इससे तमाम जो अहदाफ वो हासिल कर लिए जाएंगे, या ये तो नहीं होगा कि पहले कभी एक एलआई को मनाने में तवानाइयाँ सर्फ हों या दूसरे एलआई को मनाने में तवानाइयाँ सर्फ होती रहें? नहीं, इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा, मुज्तमे होकर काम करना पड़ेगा, यही उन्होंने कहा है अपने इसकी नोट एड्रेस में। ये जो थीमेटिक इसका सब्सटेंस है वो यही है कि मिल के काम करना चाहिए और होगा इंशाल्लाह। इख्तलाफ राय तो घर में भी लोगों का होता रहता है। मैंने दोनों डॉक्टर साहबान को सुना है जी, एक मेडिकल के डॉक्टर हैं, दूसरे मईशत के डॉक्टर हैं, इतने आलम फाजिल लोग हैं। जो बात कहनी थी वो तो कह दी गई है, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ है इस वक्त वो थी हमारी जो गवर्नमेंट गई है उसकी मिस गवर्नेंस। अच्छा, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट। अब आप कहते हैं कि फूड की कीमत इतनी फूड आइटम्स की चढ़ गई। अब हैरानी हमें ये होती है कि कहते हैं कि बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की, तो इनके आने से पहले तक यानी 2 दिन पहले तक गंदम जो है वो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह आप शुगर का हाल देख लें, वो एक्सपोर्ट होती थी, अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब जो आपको पता है जो आग लगी है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया है, डॉक्टर फरक सलीम साहब ने, कि इनका बिल इतना ज़्यादा आ गया है, 2 गुना 3 गुना। क्यों आया है? इसलिए कि सारे ज़माने ने ये चीखो पुकार की कि आप पिछले साल पहले महीने में LNG खरीद लें, $4 पर यूनिट मिल रही है, क्यों नहीं खरीदी? आके नवंबर में $30.5 पर यूनिट खरीदी, क्यों? उसकी वजह यह है कि ये जो माफिया जिसकी प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा जिक्र करते थे, माफिया के हाथों चल गया सारा मामला। अगर कि हमारी जो सेनेट की कमेटी है, ये कैबिनेट कमेटी, उसने इसकी इंक्वायरी जो है वो इंस्टीट्यूट कर दी है। 3 सेनेटर्स हैं जो देखेंगे इसकी कॉजेज़ क्या है, इसकी रीजंस क्या है, इसके बेनिफिशरीज क्या है और फिर किस किस को सज़ा मिलनी चाहिए और क्या इसकी रेमेडीज़ हैं। ये तो एक है। अब जो नई गवर्नमेंट आई है ये भी इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स और सारे फैक्टर्स को प्रूव करेगी कि ये बहुत बड़ा, यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स वी हैव वेस्टेड, चाहे वो किसी की जेब में गए हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स थे मिस गवर्नेंस के और लैक ऑफ, आप अपनी स्मगलिंग को गंदम की रोक नहीं सकते हैं। आपकी इतनी बड़ा अमला फैला है, वो कैसे आप उससे क्या काम लेते हैं? आप मार्केट की फोर्सेस को मैनेज नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि मार्केट कमेटीज़ बनी हुई हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। अगर आप उनका कोई कॉम्बिनेशन बना के कोई टीमें बनाएं तो प्राइस इन्फोर्समेंट जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को रिलीफ मिल सकता है। सर, आम नुकता उठा है कि प्राइस इन्फोर्समेंट से रिलीफ मिल सकता है। आपने कहा प्राइस इन्फोर्समेंट से रिलीफ मिल सकता है। आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा जो आपने नुकता उठाया। जी राना साहब। जी, चीजें इंशाल्लाह बेहतर होती जाएंगी। जो आपने फरमाया है, आपने प्राइम मिनिस्टर के काम करने का अंदाज देखा है जी, क्योंकि मैं तो इनको बहुत मुद्दे से देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। किस तरह चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, महीने से काम किया जाता है। वो जो इनकी थी यानी 4 साल से वो एक हुई थी स्टेलमेट, वो जो गाड़ियां चल रही थी, बसें यानी एयरपोर्ट तक और वापस शहर तक वो नहीं चल रही, 6 दिन में चलनी चाहिए। आप मेट्रो सर्विस की बात कर रहे हैं, मैं राना साहब दोबारा लौट के आऊंगा। आपने मेट्रो सर्विस की बात की जो जिसका इफ्तिताह किया सेंटर साहब। एक तो डॉक्टर फरूक सलीम साहब कह रहे हैं कि जो आम आदमी की जो इक्तिसादियात है वो चीनी, आटा, बिजली का बिल, गैस का बिल, ज़रा बताइए, आपकी भी नॉलेज में होगा, वो मैटर करता है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ 100%। दूसरा, गवर्नेंस इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म में बहुत कमी और
सुकम पाए जाते थे, जो आपके कुलीग फेलो कुलीग सेनेटर राना मकबूल साहब कह रहे हैं, इस पे सर आप क्या जवाब देंगे? और माफियाज के खिलाफ आप लोगों का भी बयानिया था, ये कहते हैं लेकिन प्राइस इन्फोर्समेंट को इन्फोर्स किया जा सकता है। पहले मैं फरोज साहब के उसका थोड़ा सा मतलब आई एम नॉट फाइनेंशियल गुरु ना, तो मैं तो अपनी you're a सोच के public representative, तो आपको तो मैं मालूम है अपनी एक लोगों की। सोच के लिहाज से उसका जवाब दे सकता हूँ ना। देखिए, मैं बीइंग अ डॉक्टर, मैंने जो बीमारी है ना उसकी जड़ को देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ हुई, तशखीस करनी है। तशखीस करनी है, ठीक है। सॉरी मेरी उर्दू उतनी अच्छी नहीं जितनी आपकी है, ठीक है। अब मैंने ये देखना है कि मेरा ये बिजली का बिल क्यों ऊपर जा रहा है, मेरे ऊपर कॉस्ट क्यों बढ़ती जा रही, सारी चीज़ें। तो जब मैं देखता हूँ, और ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, ये सारी इन्फ्लेशन इंटर रिलेटेड होती है, ये एक अकेली नहीं है, इसके बड़े मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि हम लोगों ने जो शुरू से ये जो आईपीपीस के जो मुआहदे किए थे ना, ये आज तक हमारे ऊपर फंसे हुए हैं और फंसे रहेंगे जब तक इनका मियाद खत्म नहीं हो मुझे जाता। छुटकारा भी दिलवाना था। वैसे तो डॉक्टर आप तशखीस का इलाज भी करते हैं। देखें इसका इलाज क्या है, इसका इलाज क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये देखना चाहिए कि पिछले 30 साल 40 साल से जो हमारे सारे जो लीडर्स थे, उन्होंने आज तक जो इंपॉर्टेंट, हमारा सबसे बड़ा असासा ये है कि हमारा एक बहुत बड़ा वो ग्रेडियंट चेंज है, वहां पे एक बहुत बड़ा दरिया आ रहा होता है, हमने उस पे 50,000 मेगावाट्स के हम लोग लगा सकते थे। जी। हम लोग जो कि 2 रुपए है। आप एनर्जी मिक्स की बात कर रहे हैं। एनर्जी मिक्स की बात नहीं, एनर्जी मिक्स की बात नहीं, आप सारे हाइडल पे करें ना, 2 रुपए वाले पे क्यों क्यों नहीं नहीं किया? करते? सवाल तो ये और पैदा होता ये है। तो सवाल हम भी पूछ रहे हैं ना। आप तो हुकूमत में थे ना पूरे 4 साल। हमने किए ना। देखिए मेरी बात सुने, तो बिजली महंगी होगी, वो तो कह रहे हैं। सुने ना, अभी तक तो वो स्टार्ट नहीं हुआ ना, अभी तो वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। हमने आज पिछले डॉक्टर साल- मुश्ताक कतक माजूद कहते हैं 7,500 मेगावाट के कारखाने बंद पड़े थे क्योंकि फ्यूल ही नहीं है। देखिए, फ्यूल इसलिए नहीं है कि आपने बहुत सारी चीजें, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपने जिन लोगों के साथ वो डील की हुई है आईपीपीस की, कि अगर वो ना भी यूज करें आपने उनको पैसे देने Capacity payment। कैपेसिटी पेमेंट करते हैं। ये सरचार्ज क्या हो रहा है, जो आपके बिल आ जाते हैं, आखिर में आ जाता है कि इतने के पैसे आपने Fuel देने। adjustment। फ्यूल एडजस्टमेंट ये क्या चीज है? वो यूज करे ना करे उनको पैसे मिल रहे हैं। तो आप लोग कहते हैं इसका असर जायजा लिया जाएगा, देखिए, क्यों नहीं कर जायजा पाया लिया, तक सब भी कुछ तक ना किया, हम पहुंच लोगों सका। ने हर जगह पे जायजा लिया। हमें यह भी पता चल गया कि आज तक अब ये हुकूमत आई है ना, शहबाज शरीफ आए हैं प्राइम मिनिस्टर, इनकी अपनी माशाल्लाह शुगर मिले हैं, 5 या 7 शुगर मिले हैं। आई एम श्योर ये उसमें सारी उसकी जितनी भी चीनी है ये फ्री लोगों को देंगे। इनके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, बहुत कुछ अल्लाह ने दिया, बहुत कुछ इन्होंने खींचा भी इधर उधर से, ठीक है। तो आप लोगों ने 4.25 साल एहतसाब की कोशिश की, निकाला ही कुछ नहीं। एक बात याद रखिए, निकाला क्या? देखिए इनके ऊपर जो केसेस है हमने नहीं डाले, ये पुरानी गवर्नमेंट्स ने डाले, हमने नहीं डाले। चलाए तो सही ना सर, देखिए, शहजाद नहीं, वो अकबर चल साहब रहे ने। थे, वो चल रहे थे, हमने नहीं, हमने कुछ नया नहीं ऐड किया। ऑल ऑफ देम वर बिफोर प्रोसीड्स क्या दैट। निकली, कुछ निकली नहीं देखिए कुछ। वो तो देखिए बात, मैं एक बात बताता नताइज सर। हूँ, एक बात बताता हूँ, मैं व्हाइट कॉलर क्राइम करता हूँ, आप मुझे पकड़ के दिखा दें, मुझे पता है। दावा तो मेरे आप लोगों अपने ने कहा था कि आप पैसे और निकलवाएंगे। सर जी बात इस सुने पे ना, वोट लिया। बात सुने ना, बात सुने, निकलवाएंगे इंशाल्लाह ताला। कब वो आप भी तो चले आएगा। गए आप? अभी अब क्या- ये तो पॉलिटिक्स में आते रहते, आना जाना रहता है। 3-4 महीने 5 महीने के लिए बाहर निकल आए तो 100 तो वॉट 3-4 में और So वापस आप यू आर कॉन्फिडेंट यू विल मेक अ कमबैक। इंशाअल्लाह व ताला। और ये देखिए, तमाम- एक बात याद रखिए, एक चीज है जो हम प्लान करते हैं, एक चीज है जो अल्लाह वो प्लान तो करता है। हैसियत मुसलमान ठीक हमारा है। सुनते जाए, लेकिन अब- हमारे अमाल अब भी बड़े सुने, मैटर करते हैं। सुने, हमारी नीयत भी मैटर करती है, हमारे अमाल भी मैटर करते हैं। हमारी नीयत भी अच्छी होनी चाहिए, मेरा अमल भी अच्छा होना चाहिए। और अगर मैं अपनी जात से बालातर होकर कर रहा हूं, अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा ही करेगा, ये मैं मान ही नहीं सकता वो मेरी मदद ना करे। और अल्लाह की मखलूक के लिए भी काम करना है। जब अल्लाह ताला सर इक़्तिदार देता है, लोग भी तो खुश वो होना। शख्स जिसको लाखों लोगों की दुआएं हैं कि जिसने उनके घरों के चिराग बुझने से बचा दिए अपनी जाती हैसियत के लिहाज से, उसको अल्लाह ताला ने उसको कहीं ना कहीं मदद देनी है। ये मेरा ईमान है, ठीक अच्छा, है। राना अच्छा, साहब- एक मिनट है जी, जी। अब राना साहब ने एक बात की थी, ये मेट्रो की बात की थी। आप जाके सीडीए के जाके देख लें, ये मार्च के शुरू में, फरवरी के एंड में सीडीए ने अनाउंस किया था कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा इधर ही ठहर जाइए, ये कब होनी चाहिए थी मंसूबे के तहत? 2019 में हो जाने चाहिए। सर तो आप देखें ना, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अभी नहीं होनी थी, ये पहले होनी थी। सुने, होना चाहिए था। उसमें उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि उनका जो ठेकेदार है, जो हमारे ठेकेदार होते हैं, जिनको इन्होंने ठेका दिया था ना, वो भाग गया। ये लोग भागे, वो भी भाग गया ना पीछे। तो आप लोगों ने फिर हुकूमत क्या इस्लामाबाद में नहीं इन्फोर्स कर पा रहे थे? मेरी बात सुने, जब एक बात सर, ये फिर लकुना तो है। इसमें देखिए, इसमें लीगल प्रॉब्लम्स बड़े होते हैं, इसमें होते हैं बड़े लीगल, आप एकदम नहीं कर सकते, इसमें चीजें लेकिन लगती हैं। उसपे सालों साल तक कटाई भी नहीं पड़ रहा। होल्ड
होल्ड ऑन सर, 2 साल में काम हुआ है, ये नहीं है कि काम नहीं हुआ। क्योंकि जरा अब आप जो डेट बता रहे हैं सर, असली ये 2022 में इसकी इब्तिदा होनी थी, सर देखिए 19 में होना ना, था। सर देखिए ना, हो जाते आप जब आप अपने जैसे लोगों को ठेके दे रहे होंगे इस लिहाज से, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। लेकिन इस दौरान में काम रुका नहीं है। आप भी यहाँ कश्मीर हाईवे में जाते रहते थे ना, मैं देखा है, बस ही नहीं देखी है। नहीं बस नहीं स्टार्ट हुई, काम हो रहा था, बहुत बस slow अभी स्टार्ट paced. होंगे। You will agree. आई एग्री, ठीक है। राणा साहब ये तो कह रहे हैं- लेकिन it was announced in February that it will open in May. सर वो कह रहे हैं तो तो अनाउंस ये हुआ end बीच था, में ये कर तो रहे आप हैं। लोगों ने वो जो है इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर हमारी साहब तो ये क्या मान नहीं, भी नहीं, है कि सोफ्रानी का शिकार था। CDX से पता कर ले, कह रहे हैं उन्होंने CDX से। कहा हुआ है, उन्होंने इसकी और- प्रेस रिलीज दी हुई है। जी डॉक्टर जी राणा साहब, मेरे सिविल है, काफी इज्जत है, लेकिन सबकी बात देखनी चाहिए। ये नवाज शरीफ ने 70 तक मोटरवे बनाई, जी ठीक है, 4.25 साल हो गए हैं ना, सखर 4 तक साल हो गए हैं ना। जी और शक्कर से जब हैदराबाद अब जाते हैं तो लोगों की कमरें टूट जाती हैं। ये कौन सी गवर्नमेंट है जिसने उस मोटरवे पे एक ईंट भी नहीं लगाई पिछले 4.25 साल? सिंध की आप लेवल ऑफ फोकस देखें और लेवल ऑफ सीरियसनेस देखें। एनएचए में मोटरवे ने डॉक्टर साहब तो शरीफ आदमी हैं, लेकिन बाकी लीडर्स ने तो सारी एनर्जी गालियां देने पे जाया कर दी, दुष्नाम तराजी। और जो देखें आप, अगर अपने डिक्शन को इतना गिराएंगे, आपकी पर्सनैलिटी भी गिर जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस भी गिर जाएगी, आपका इम्पैक्ट भी गिर जाएगा। आप एक ख़ास शुस्तगी और शाइस्तगी के लेवल से नीचे नहीं आ सकते। जी तो जिस तरह जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, क्या ये लीडर्स की लैंग्वेज होती है? इसलिए मैं समझता हूँ कि सारे का सारा जो इनका कंडक्ट है हमारे दोस्तों का, उसको रिविज़िट करना चाहिए। बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह, ये लड़े इलेक्शन और जीते इलेक्शन अगर लोग इनको समझते हैं। लेकिन मैं एक इलेक्शन की जो मैकेनिज्म का आपको 1 मिनट लेके अर्ज कर देता हूँ। 2011 में पीटीआई का जलसा हुआ था यादगार पाकिस्तान पे, बहुत बड़ा जलसा था। उसमें और लोग भी शामिल थे जो मेकर्स होते हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को वहाँ बुलाया और लोग समझते थे बस गया मामला। 2013 के इलेक्शन में लाहौर में 1 सीट मिली, 14 में से 1 सीट। अब आ जाइए 2018 में जी। और जो करना था, जो किया जा सकता है, जो टेम्परिंग टिंकरिंग हो सकती वो की गई। इसके बावजूद 14 में से 3 सीटें मिली और 2 जेन्युइनली मिली। एक तो वैसे ही जो इमरान साहब की सीट थी वो तो 500-600 वोटों से, जो आपको पता ही है। लेकिन उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुआ, हुकूमत भी इनकी अपनी थी, तो साद रफीक हज़ारों वोटों से जीत गया हुमायूं अख्तर से। बात यह है कि वोटों का टेक्सचर भी देखना पड़ता है और लोगों का एक एटीट्यूड है। मुस्लिम लीग जो है इस तरह की जमात नहीं है कि शोरी मचाती रहे और गालियाँ ही देते रहें और पगड़े ही डालते रहें। ये और तरह के लोग हैं। इनकी औरतें और मर्द जो है वोट वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन निकलते हैं और वो वोट डालते हैं। ये इनको अपना जो है एक चाव पूरा कर लेने दें। अच्छा। आपको पता चल जाएगा जब इलेक्शन आएगा कि क्या होता है। इसलिए इसकी बाकायदा साइंस को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह करे इनका शौक़ पूरा हो जाए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस भरम में और गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर साहब तो बड़े पढ़े लिखे दाना आदमी हैं। वो जो बैसाखी थी ना, वो अब निकल गई है। अच्छा, आपको खुद अपना अब वो बैसाखी किसके पास है सर? फेस करना पड़ेगा। और आगे भी तो कोई ऐसे लोग जो हैं, आगे बेबस लोग तो नहीं बैठे हुए ना, ठीक। वो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी एक बेस है, उनकी एक फॉलोइंग है। तो अब Obviously। ऐसे ही एट द फेस ऑफ इट आप अगर 2-4 हज़ार, 20 हज़ार, 40 हज़ार बंदा इकट्ठा करके नारे लगा ले, तो इसका मतलब आप इलेक्शन स्वीप कर जाएंगे। चले रॉन्ग है। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद आएंगे तो डॉक्टर फरूख साहब से मैं जरूर जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो बयानिया है पीटीआई का, क्या इकोनॉमी जो है वो मैटर करेगी एक आम पाकिस्तानी? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो कारकर्दगी पे उनका फोकस है, और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो कल लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, वो एक नया नैरेटिव लेकर चल रहे हैं, आज़ाद खारजा पॉलिसी और बैरूनी साजिश। वोटर्स किस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं माजी की तनाजुर में, अगर उनकी तरजीहात देखी जाए? ये भी नुकता उठाएंगे एक छोटे से वक्फे का। वक्फा ले लीजिए। पाकिस्तान की जानिब से रमजान अल मुबारक में आवाम के लिए तारीखी रिलीफ का ऐलान। चीनी 70 रुपए फी किलो, जबकि 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए, 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए की तारीखी रियायती कीमतों पर तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहमी। पिछले 30 साल से अपने घर का सारा राशन यूटिलिटी स्टोर से ही खरीद रहा हूँ। यूटिलिटी स्टोर की एशिया मियारी भी है और बाजार से सस्ती भी है।
इस साल भी रमजान के लिए मैंने सारा सामान यूटिलिटी स्टोर से ही खरीदा है और अपने शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी देकर शानदार रियायत भी हासिल की है और हर खरीदारी पर मुझे कंप्यूटराइज पक्की रसीद भी मिलती है। यूटिलिटी स्टोर से सजे हर घर का दस्तरखान। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन, हुकूमत पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। डॉक्टर फरूख साहब, सर बताइएगा, अब जाहिर बात है पीटीआई, आपने देखा डॉक्टर हुमायूं साहब भी कह रहे हैं कि बस 3-4 महीने में जब इलेक्शन जब भी होगा, जैसे पीटीआई की ख्वाहिश है, आज भी कल भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जलसा करेंगे और तो अब यही उनका एम्फेसिस है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कराया जाए। तो ये तो इस बात पे कन्विंस नज़र आ रहे हैं कि जी इनका बयानिया जो है वो लोग उस पर ज़्यादा कबूलियत है, जबकि दूसरी जानिब पीएमएलएन और जो उनके इत्तेहादी हैं, कोलिशन पार्टनर्स हैं, उनका फोकस नज़र आ रहा है कि लोगों की मईशत को बेहतर किया जाए, ओवरऑल पाकिस्तान की जो माशी हालात हैं, जो दीगर चैलेंजेस हैं, उनसे बेहतर अंदाज में निपटा जाए। उसमें इंतखाबी इस्लाहात की भी बात की जा रही है, उसमें जो आपके एंटी करप्शन लॉज हैं उसमें भी इस्लाहात की बात की जा रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, क्या चीज़ ज़्यादा रेजोनेट करती है पब्लिक को? इकोनॉमी ज़्यादा मैटर करती है या इस तरह का बयानिया जो ज़्यादा पॉपुलिस्ट हो? तीन सवाल करता जवाब देने की। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी 1-2 घंटे पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि पीटीआई की हुकूमत गिर गई क्योंकि उनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से। सर आपका थोड़ा सा स्काइप की डिस्टॉर्शन आ रही है सर, काइंडली फोन की आ रही है सर, अगर फोन को जरा देखिएगा आप सर, बात कीजिए कुछ बेहतर। देखिए, अभी 1-2 घंटे पहले फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि उनकी हुकूमत गिर गई, पीटीआई की हुकूमत गिर गई क्योंकि उनके ताल्लुकात। सर दोबारा आपसे डॉक्टर साहब माजरत, आपसे दोबारा रब्ता करते हैं, आपकी टेलीफोन लाइन में जो है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब, जो आप बात कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्लिप मैंने भी सुना है। फवाद चौधरी साहब जो फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी चूँकि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हमारे ठीक नहीं थे, अगर होते तो हम हुकूमत में होते। तो आपका बार बार इंसिस्टेंस ये है कि, और आपने नोट किया कि बैनुल सतूर बैसाखी की भी जुमला यूज़ किया था सेनेटर साहब ने, काबिल एहतराम राना मकबूल साहब ने। तो सर वो फवाद चौधरी साहब आपके तर्जुमान भी रहे हैं, स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं। वो मुझे नहीं पता कि फवाद चौधरी साहब तंज कर रहे थे या हकायक बता रहे थे। हकायक बता रहे वैसे आपको क्या लगता है, आप भी माशाल्लाह मेरे लिहाज से सेनेटर वो पाकिस्तान तंज के कर रहे रुकन थे, हैं। मेरे लिहाज से वो तंज कर रहे थे। अच्छा, हाँ, यू मीन इट? फवाद इज अ वेरी शार्प मैन, बहुत तेज दिमाग है उनका और दूर तक चला जाता है। और वो बात इस जाविये से कर सकते हैं जो हर एक समझ नहीं सकता। नहीं, ये तो लेकिन बात पाकिस्तान में तो हर आदमी ये बात अगर उस तरह की बात करेंगे तो हमारा एक माजी है ना, समझ तो जाता है। समझ जाते हैं ना, समझ गए, ठीक है, लेकिन वो तंज कर, मेरा ख्याल ये है, ठीक है, वो तंज कर रहे थे। अब बात आ जाती है कि जैसे राना साहब ने बातें की हैं कि भाई वो वोटर्स के लिहाज से और सारी चीज़ें के लिहाज से, मैं एक चीज़ देखता हूँ, देखें 2013 में हम 1 सीट जीते, 2018 में हम 3 सीटें जीते। लाहौर की मैं खाली लाहौर की बात करूँ ना, ठीक है, मैं नहीं उसकी बात करूँ ना, मैं भी लाहौर की बात करूँ। सो दैट मीन्स वी वेंट 3 टाइम्स, ठीक है। अगर मैं उसको एक्स्ट्रापोलेट करके अभी देखूं, सो वी विल टेक ऑल द 7। 3 times 3 is 9, तो 7 है ना, तो क्या ये डबल चलो, हमारी तो हिसाब पे चलती है? नहीं, देखिए मैं अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, वोटर्स की चॉइसेस पे चलता है। वोटर्स की चॉइस नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, जनरली कितने यंगस्टर्स हैं जो पिछले 4 साल 5 साल में ऐड हुए इन अ वोटिंग लिस्ट, ठीक है, वो सारे उसमें मेजॉरिटी, इसका मतलब है, लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन, दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि देखिए एक बात तो एक वाटरशेड लाइन होता है। अब ये अगर ये साइंस के लोग होते हैं ना तो मैं डॉक्टर साहब जो है ना इस पे कहते हैं, एक होता है वाटरशेड लाइन, ठीक है, ठीक है, जब आप उस तक पहुंचते नहीं है ना तो आप स्लो जा रहे होते हैं। अब अगर आप वाटरशेड लाइन को क्रॉस कर जाए ना तो एकदम स्टीप हो जाती सारी चीजें, एकदम पहुंचना शुरू हो जाती है। आप जो है, जो आपकी जो यूथ है जो आपसे एसोसिएटेड है, उनको आप जो है वो ये गैर मुल्की साजिश का बयानिया बेचेंगे या आपकी कारकर्दगी? अच्छा, ठीक है, मैं उनसे ये बात करूंगा कि भाई आप लोग एक आजाद मुल्क की तरह रहना चाहते हो या एक
आप फकीर वाली जिंदगी, भीख मांगने और वाली अपनी जिंदगी, पौने 4 साल भीख कारकर्दगी, मांगने, देखिए वो बताएंगे मैं समझता हूं अगर आप देखें वर्ल्ड बैंक ने जो अभी इशू किया है, वर्ल्ड बैंक ने जो बातें बताई हैं पिछले साल की और इस साल की और अगले उसकी बताई हैं, उन्होंने पॉजिटिव चीजें बताई हैं। तो वर्ल्ड बैंक उन्होंने को कहा- कोट करेंगे? नहीं, मैं वो हर एक चीज को कोट करेंगे। Okay. देखिए ना जी, देखिए बात ये हो जाती है एट द एंड ऑफ द डे, हम लोग अगर हम लोग -0.6 से हम लोग 5.4 तक चले गए थे, थोड़ा सा पीछे आया हुआ है, आगे जाके बेहतर हो सकता है। तो वो अगर बताएंगे आप। अगर हम 5 साल कर ले, आई कैन गारंटी यू वी विल टच 7 और 8%। आई कैन गारंटी यू दैट थिंग। हमारी सारी चीजें पॉजिटिव तरफ जा रही थी, लेकिन द मोस्ट फिर वजह क्या बनी? नहीं वजह, देखिए वजह ये हो जाती वो है, फिर फरूख साहब से देखिए, रब्ता हो गया, वजह वो बता दें। ठीक है, फरूख साहब आपसे फरूख साहब बात वजह होगी, बता दें, बताइएगा। ठीक है। फरूख साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सर बात। आप सर आप कुछ फवाद चौधरी साहब को कोट कर रहे थे, बीच में आवाज में खलल आ गया था। जी अनवर साहब, अभी कोई 2 घंटे पहले फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि पीटीआई की हुकूमत गिर गई क्योंकि उनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से खराब हो गए थे। अब फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत अमरीकी साजिश के नतीजे में गिरी है। तो एक तो मुझे महसूस हो रहा है कि पीटीआई के अंदर जो उनकी क़यादत है वो भी शायद एक पेज पे नहीं है। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, उन्होंने चिराग का जिक्र किया कि पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उनके घर का जो चिराग है, हाँ। उनका किस तरह चलना है, उनका चूल्हा किस तरह चलना है। देखिए इस वक्त जो मन गढ़ंत कहानियां पीटीआई ने बुनी हैं अमेरिका मुखालफत के हवाले से, अमेरिकी साजिश के हवाले से, उसका पाकिस्तान को और पाकिस्तान में रहने वालों को बहुत बड़ा माशी नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा। देखिए इस वक्त तकरीबन 3 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मुलाजिम हैं और उनके रात का चूल्हा या चिराग जिसकी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं वो तब चलता है जब हमारी एक्सपोर्ट अमेरिका और यूरोप पहुंचती है। तकरीबन 54% पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो या अमेरिका जाती हैं या यूरोप जाती हैं। अब अगर हम ये बयानिया बनाते हैं कि अमेरिका साजिश कर रहा है और ये झूठी एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जाती है सिर्फ अपने 4 वोटों के लिए या अपनी सियासी मुफाद के लिए, तो आप सोचिए कि अगर अमेरिका हमारी एक्सपोर्ट लेना बंद करता है, अगर यूरोप में हमें तकलीफ होती है ये एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ये जो चिराग का जिक्र हो रहा था, जो 3 करोड़ पाकिस्तानी जहाँ उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनका चिराग उसकी बुनियाद पे चलता है, उनका घर का चूल्हा उस बुनियाद पे चलता है कि ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट चलती रहें और यूरोप और अमेरिका जाती रहें। तो ऐसा बयानिया खुदाया न बनाएं जिससे पाकिस्तान को और पाकिस्तान में रहने वालों को इतना बड़ा नुकसान हो सके। फिर आप देखिए कि पिछले 3-4 दिन से, हफ्ते भर से जो बयानिया बनाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सोसाइटी के बीच में गैप खड़ा किया जाए, एक इख्तलाफात लाए जाएं, उसमें गल्फ पैदा किया जाए। जी, खलीज। एक बयानिया ये शुरू किया गया था कि किसी तरीके से फौज की हाई कमांड के अंदर कोई डिवीजन पैदा की जाए। देखिए ये बयानिए आपकी अपनी सियासत के लिए शायद अच्छे साबित हो जाए, शायद आपको इनकी बुनियाद के ऊपर 4 वोट मिल जाए, लेकिन इसका जो नुकसान पाकिस्तान को होगा वो इतना बड़ा होगा, और ना सिर्फ वो डिप्लोमेटिक महाज पे होगा, वो हमारी माशी महाज पे इतना बड़ा नुकसान कर सकते हैं कि उसको हम फिर गिनते रह जाएंगे और बेशुमार पाकिस्तानी लोग जो हैं वो उसके नतीजे में बेरोजगार हो सकते हैं। आपने सुना डॉक्टर साहब, प्रेम सर साहब, आपको नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को। उन्होंने इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली और जो सोसाइटल लेवल पे उन्होंने कहा जो आप लोग एक ट्विटर ट्रेंड है उससे भी बड़ी खलीज पैदा हो सकती है। सबसे पहले तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक सलीम साहब, मैं नहीं समझता कि किसी जगह भी इमरान खान ने या किसी ने भी ये कहा हो कि हमारी फौज के खिलाफ बगावत करो या किसी चीज़ के खिलाफ बगावत करो, किसी जगह नहीं कहा। उन्होंने आज तक हमेशा ये कहा है कि भाई हमारी फ़ौज ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं एंड वी स्टैंड बाय आवर आर्म फोर्सेस। हम हर एक लिहाज से उनके साथ हैं और हमेशा उनकी इज्जत करते हैं, और हमने कभी उनको जिस तरीके से बाकी पॉलिटिकल लीडर्स ने उनको बुरा भला कहा है हमने कभी नहीं कहा। ना मैंने कभी सुना, एटलीस्ट मैंने नहीं सुना। अगर कोई ऐसी जगह तकरीर हुई हो जो मैंने सुनी ना हो, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि कभी ऐसा कहा। एज एन इंस्टीट्यूशन कभी हमने नहीं कहा, हमने कभी वो चीज़ नहीं किया। अब बात आ जाती है जैसे उन्होंने कहा कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स है उस जगह पर, मैं बिल्कुल मानता हूँ, ठीक है। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये रिवाइव कब हुई है? अभी तो रिवाइव हुई है।
इससे पहले तो ये मर गई थी। फिर बिठाना क्यों चाह रहे हैं? एक मिनट है जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मेरा एक्सपोर्ट अमेरिका में और ज्यादा हो, मेरा एक्सपोर्ट यूरोप में और ज्यादा हो, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ माय आइडेंटिटी, एट द कॉस्ट ऑफ मी बिकमिंग अ बेगर? कभी नहीं। देखिए, आपने अपनी खुददारी नहीं छोड़नी, आपने अपने आप को भिखारी नहीं बनाना। खुददारी कैसे आपकी compromise हो जाती है? देखिए, कॉम्प्रोमाइज ये होती है अगर एक सीजन्ड जो ब्यूरोक्रेट है वो वहां पे आपको एक साइफर देता है, उसके ऊपर डिस्कशन होती है। देखिए, उसमें फर्ज करें एक वर्ड है कॉन्स्पिरेसी का, अगर वो वर्ड कॉन्स्पिरेसी का नहीं है तो उसका जो मवाद है, जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट ये होता है थ्रेटनिंग लेटर है। वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट ये है कि हम, अगर आपने ये नहीं किया तो हम ये कर देंगे। अगर जी सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। सर मुझे कर लेने देना। जी, मैं आता ठीक हूं है, आपके पास। तो वो सारी चीजें उस पे, उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि वहां पे एक बात, अच्छा ठीक है। देखिए, बात ये होती है कि अगर वो शहबाज शरीफ से कोई आके मिलता है, कोई इतराज नहीं है, बिलावल भुट्टो से मिलते, मुझे ये बात बताएंगे, छोटे जो सिंपल एमएनए हैं जो कि हमारे जो सो कॉल्ड जिनके जमीर जागा हुआ है, उन सबसे वो मिल रहे हैं, उनसे क्या ताल्लुक है उनका? उनसे क्या ताल्लुक है? और अच्छा, इनसे मिलने का टाइम देख लें, फरवरी 10 या 15 फरवरी से लेके 15 या 16 मार्च के दरमियान में इन सबसे मुलाकातें हुई हैं। सेनेटर साहब ये सर बता रहे हैं ये मेल मुलाकातें क्यों कर हुई, और वो बता रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट्स तो चाहते हैं बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर इंटेग्रिटी, और बेगरी हम नहीं करना चाह रहे। सेनेटर साहब, तो इस कजिए को हल करवा लेना चाहिए। अब तो आपकी हुकूमत आ गई, काबीना भी बन गई है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जरूर बुलाएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो 12 का है। मैं आपको अर्ज करूं जी, कल इसकी मीटिंग है। अच्छा, और इस इश्यू को टेकअप किया जा रहा है। अच्छा, कल मीटिंग है। वैसे आप कहते हैं ना, ये हमारे दो टबल टोले मार रहे हैं, दे आर ग्रुपिंग इन द डार्कनेस, कोई लॉजिक ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही। वो कहते हैं ना कि अब जो फलसफे बताए जा रहे हैं, विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, लोगों को भूख है, लोगों को प्यास है। जो डॉक्टर अपना फ़रक सलीम साहब ने बातें की हैं, वो बातें समझने वाली हैं, विजडम को अपील करती हैं। ये हिक के ज़ोर पे, छाती के ज़ोर पे हर काम नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि खुदी होनी चाहिए और खुददारी होनी चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ ने जो इतने फंड्स और पैसे लिए सी पैक में, क्या वो गुलामी की निशानी है? वो अमेरिका की गुलामी है? खुदा के लिए हकीकत को देखें। ये अमेरिका की गुलामी ये होती है कि आप सारे का सारा काम जो है वो चाइना के साथ कर रहे हैं, और आपको पता है चाइना और अमेरिका का क्या रिलेशनशिप। एग्जैक्टली। ये सिर्फ वो सारा पता चल गया है लोगों को। कहते हैं ना कि भरम घुल जाएगा जालिम तेरे कामत की दराजी का, इस तुर्राए अगर इस तुर्राए पेचो खम का पेचो खम निकले तो तुर्राए पर पेचो खम का पेचो खम निकल चुका है। इसलिए ग्राउंड पे आएँ और बात सही करें और समझ सोच के करें। सिर्फ लेट्स नॉट प्ले टू द गैलरी, इससे काम नहीं चलेगा। तो ये जो बबल बन रहा है, ये भी डिफ्लेट होने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा, डॉक्टर फरूख साहब, सर ये जो डॉक्टर हुमायूं साहब भी कह रहे हैं, ये मेल मुलाकातें, चूंकि आपका भी माशाल्लाह डिप्लोमेटिक कोर्स में आना जाना है, सबका है, जर्नलिस्ट भी आते जाते हैं, ये कोई गैर मामूली मुलाकातें हुई हैं जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भी उनका तस्करा किया, आपने जो कौम से खिताबात किए बराह रास्त, डॉक्टर हुमायूं साहब भी कह रहे हैं, और वैसे तो शानदाना साहब से भी बात हुई, आतिफ खान साहब से भी बात हुई, हमें तो नहीं लगा, लेकिन ये कह रहे हैं उनसे क्यों कर मिले MNAs और स्पेशली उन लोगों से जो इनसे मुनरफ हो गए हैं। दैट इज समथिंग अनयूजुअल। देखिए, मुझसे ये सब लोग मिलते रहते हैं, ना सिर्फ अमेरिकन बल्कि जर्मन भी, और बाकी एम्बेसडर्स और एम्बेसीज का जो काम है पाकिस्तान के अंदर, उनकी जिम्मेदारियों में ये सब चीजें आती हैं कि आपने इन सब लोगों से मिलना है। अच्छा। देखिए, खुदाया ये ना कहें कि 1 करोड़ और 60 लाख वोट जो PTI के हक में डले थे, सिर्फ वो लोग ऐसे हैं जो मुल्क के वफादार हैं। 22 करोड़ की आबादी है इस मुल्क के अंदर, बाकी सबको आप गद्दार डिक्लेयर नहीं कर सकते। वो अमरीकनों से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। देखिए, इस वक्त जरूरत इस चीज की है, PTI की इस मुल्क को बहुत अशद जरूरत है, वो बहुत अच्छी चीजें इस मुल्क के अंदर ला सकती है। लेकिन इस वक्त जो उनका बयानिया है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वो हैं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो हैं, अमेरिका के खिलाफ उनका बयानिया है, मगरिब के खिलाफ उनका बयानिया है, पाक फौज के खिलाफ उनका बयानिया है, जितने भी सियासतदान जो PTI से बाहर हैं उन सब के भी वो खिलाफ हैं।
तो ये सारी दुनिया को अपने खिलाफ करके आप मुल्क को कहीं आगे नहीं ले जा पाएंगे। ये बयानिए के ऊपर दिस नैरेटिव नीड्स टू बी री-एग्जामिन्ड। ओके, री-एग्जामिन, आपने कहा दिस नैरेटिव हैज टू बी री-एग्जामिन्ड, क्या इसकी पब्लिक अपील है डॉक्टर फरूख साहब? देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि सबसे बड़ी अपील, चाहे वो पाकिस्तान के वोटर्स हों या अमेरिका के वोटर्स हों, वो उनकी दाल रोटी होती है। मैं वही जैसे दाल रोटी, ठीक। अमेरिका में कहा जाता है कि वो अमेरिकन वोट विद देयर वॉलेट, उनका जो पर्स में, उनके वॉलेट में जो माल पड़ा होता है, वो उस हिसाब से वोट करते हैं कि किसने हमारे वॉलेट में कितना ज्यादा माल डाला। ठीक है। अगर उसको आप पाकिस्तान के अंदर उसको डाइवर्ट करें तो फिर यहाँ मामला ये होगा कि मेरी तनख्वाह कितनी है, मैं आटा कितना खरीद सकता हूँ, मैं चीनी कितनी खरीद सकता हूँ, उसके बाद क्या मैं बच्चों की फीस पूरी कर पाऊंगा। सर लास्ट वर्ड, सर मैं आपने नुक्ता के लास्ट वर्ड सर लेना है, कल के जलसे में वही बातें होंगी जो कराची और पेशावर में थी, या कोई नया ऐलान भी होगा? लास्ट में बताते जाएंगे कोई बात, इनसाइड क्या फीलिंग है? वो तो मुझे नहीं पता। शेख रशीद साहब कहते हैं बड़ा ऐलान होने जा रहा है। वो शेख रशीद साहब को पता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो वो कहेंगे वो उनको कहना होगा। लेकिन वो राना साहब ने एक बात की थी, उसको मैं 30 सेकंड नहीं 5 सेकंड में खत्म करता हूँ। उन्होंने कहा था कि हम जमीन पर आएंगे, उसका जवाब ये है कि वो क्या है, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। तो आप पहाड़ों पे रहेंगे? हम लोग ऊंची उड़ान उड़ने वाले हैं, हम नीचे रहने वाले हैं ही नहीं। ओके, चलिए ठीक है। ऑन दिस नोट हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, सेनेटर राना मकबूल साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। व्यूअर्स, ये आज की नशिस्त थी। बहुत से पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं, सियासी हैं, मुआशी हैं, मुआशरती हैं, खारजी हैं, दाखिली हैं, इन सब पे बैठकर बात करके मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है। वी हैव, जिसे कहते हैं, जी और जीने दो की पॉलिसी पे आगे चलना चाहिए, मुल्क को ले जाना चाहिए। कल इस हवाले से अहम दिन है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से और मामलात को भी ज़ेर बहस लाएंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।